हेलो, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें कल हमने पढ़ा था, परसों वाले लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी दिया था, कंसेप्ट दिया था कि डिबेंचर क्या होता है, ये मैकेनिज्म कैसे वर्क कर लेता है, कंपनी डिबेंचर क्यों इश्यू करती है, शेयर क्यों नहीं, शेयर के बजाय डिबेंचर क्यों इश्यू करती है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, वो सब हमने डिस्कस किया था। कल हमने पढ़ा था इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार अगर होगा तो क्या अकाउंट होगी। आज हम पढ़ेंगे दूसरा कंसेप्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। एक चीज में मुन्नजा ने हेल्प कर दी थी मेरी, उसने वो कल ग्रुप में डाला भी था, आपने देखा होगा। क्या था वो मुन्नजा? कंपनी हाँ, नहीं कर इरिडेमेबल सकते। प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स नहीं कर सकते इशू। तो हाँ। हालांकि एक बार एक्ट को देखना पड़ेगा, मुझे टाइम अगर इंशाल्लाह मिलेगा मैं देखूंगा, बट अपेरेंटली इसने गूगल से ट्राई किया था, तो वहां पे ये भी लिखा था जिस तरह से कंपनी इरिडेमेबल प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते, इस तरीके से कंपनी इरिडेमेबल डिबेंचर्स की इशू नहीं कर सकती। तो ये चीज तो क्लियर हो गया बहुत हद तक, अब हम यही याद रखेंगे अनलेस अदरवाइज हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आ गई। बट जहां तक हमने दूसरा चीज पढ़ा था, कंपनी को कैटेगोरिकली मना किया था आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट हम्म। ये रेस्ट्रिक्शन कंपनी को डिबेंचर के लिए नहीं लगा दी है, ठीक है। तो कंपनी कैन इशू द शेयर्स, सॉरी कैन इशू द डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? तो भाई अगर आपने 100 रुपीज का एक डिबेंचर है सैलरी से कम। तो आप इसे 100 से कम में बेच सकते हो, हम्म। मतलब 95 या 90 जितने में। अब जितना भी आप कम बेचोगे फेस वैल्यू से, इट मीन आप क्या उसको बोलोगे भाई आप हमें 95 रुपीज दे दो, हम आपको 100 रुपीज का बेच रहे हैं, हम अपनी बुक में 100 की लाइबिलिटी रखेंगे, जबकि हमारे पास कैश जो आएगा वो 95 आएगा। तो मैं अगर मैं एंट्री करूंगा तो एंट्री इस तरह से हो जाएगी, अगर मैं एक ही एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 95, और मैं उसको दे रहा हूँ सपोज 10% डिवेंचर्स 100 के, तो मेरा 5 रुपीज का क्या हुआ? लॉस। इस लॉस को हम लॉस। बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट डिबेंचर। ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ये मेरा बेसिकली नुकसान हो गया, ठीक है। हम्म। एक ये होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये तो समझ आया। बाकी और कुछ नहीं करना है कि भाई क्योंकि 100 से कम आएगा तो जितना भी आप डिस्काउंट दे रहे हो उसका आपने एक लॉस बुक करना है जिसका नाम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो और कुछ नहीं करना है, बाकी तो सिंपल है ना। जी। डिस्काउंट में क्या है, डिस्काउंट की एंट्री करनी है क्योंकि आप लाइबिलिटी पूरी मार रहे हो। अब डिस्काउंट वाली एंट्री आपने डालनी है। अब डिस्काउंट वाली एंट्री कब डालोगे? एप्लीकेशन के वक्त डालोगे या अलॉटमेंट के वक्त डालोगे या कॉल के वक्त डालोगे? या तो कोई क्वेश्चन में दिया होगा जैसे प्रीमियम में बोला था कि प्रीमियम आपको अलॉटमेंट के साथ करना है एडजस्ट, एप्लीकेशन के साथ करना है या हम्म। कॉल के साथ करना है। अगर वो दिया है कि डिस्काउंट कब एडजस्ट करना है तो उसके साथ करेंगे, अगर कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट के वक्त हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। समझ आई बात? जी। सपोज 100 रुपीज का डिबेंचर है और उसको बोला कि भाई आपको 20 रुपीज देना है एप्लीकेशन पे, 35 रुपीज 45 रुपीज आपको देना है अलॉटमेंट पे, और 35 रुपीज 25 रुपीज और 50 आपको कॉल पे देना है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि 5 रुपए का डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट में ये डिस्काउंट की एंट्री कर रही है, ठीक है। फिर इस डिस्काउंट के खर्चे को क्या करेंगे? इस डिस्काउंट का खर्चा मेरा लॉस है ना, डिस्काउंट का हम्म। खर्चा मेरा लॉस है ना। जी जी। ये सर नो। हाँ। अब इस लॉस को मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके हम्म। लिए आप जो राइट ऑफ करोगे तो सबसे पहला यह है, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, हमने पढ़ा था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कब क्रिएट होता है, जब आप डिबेंचर्स या शेयर्स दोनों को प्रीमियम पे इशू करते हो, तो वहां पे जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो आप ट्रांसफर करते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। फिर हमने बोला था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के कुछ यूजेस है। वन ऑफ द यूजेस हमने पढ़ा था कि एक हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुए थे, कंपनी बनाने से पहले जो खर्चे हुए थे, उनके साथ इस रिजर्व के साथ एडजस्ट कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो, है ना। लॉस आपको एडजस्ट करना है ना अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये भी आपका हम्म। कैपिटल प्रॉफिट काइंड ऑफ जो भी है प्रीमियम रिजर्व, तो उसको यूज कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लिए। दूसरा है अगर आप शेयर डिबेंचर्स को डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट जो यहाँ पे लॉस हो गया आपका, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। अगर वहां पे पैसा नहीं बचा है देन आप फिर इसको यूज करोगे पीएनएल से, तो इसको तो आपने राइट ऑफ करना है। जो डिस्काउंट आपने दे दिया ये कंपनी का नुकसान है कि नहीं, पहले ये समझो। जी सर। तो इस नुकसान का राइट ऑफ करना है, तो पीएनएल में करेंगे, कहाँ करेंगे? तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है इसके कुछ यूजेस है। एक यूज आपको वो बोलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को आप 4-5 जगह पे यूज कर सकते हो। एक उसने ऑप्शन दिया कि आप अगर डिस्काउंट दे रहे हो डिबेंचर्स के इशू पे, आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो मुझे बताओ एज ए कंपनी हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे अगर मेरे पास एसपीआर बचा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बचा हुआ है, तो सबसे पहले मैं वहां पे यूज करूंगा, है ना। हम्म।
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी यूज कर सकता हूँ, उससे मैं डिविडेंड दे सकता हूँ, उससे मैं बाकी चीजें कर सकता हूँ। एसपीआर से नहीं कर सकता, इसकी 4-5 चीजें। तो एज ए कंपनी, अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, हम पहले कोशिश करेंगे अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बचा है तो उसको साथ एडजस्ट करूंगा, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं बचा है तो फिर जाकर मैं इसको पीएनएल में राइट ऑफ करूंगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बोला कि अकाउंटिंग क्या करनी है। दूसरा टीम में बोला इसको राइट ऑफ जो करना है तो किसके थ्रू करना है। पहले हम कोशिश करेंगे अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से करेंगे, और अगर मेरे पास पीएनएल है तो पीएनएल से करेंगे। अब तीसरा चीज आएगा व्हेन टू राइट ऑफ द डिस्काउंट, व्हेन टू राइट ऑफ द डिस्काउंट। एंट्री कब करेंगे डिस्काउंट की वो तो मैंने बोल दिया, अलॉटमेंट के वक्त करोगे, ठीक है ना। राइट ऑफ कब करोगे, मतलब पीएनएल में कब लोगे या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कब लोगे। क्या आप में से कोई बच्ची मुझे या बता सकता है कि राइट ऑफ कब करेंगे? मैं जरा थोड़ा आसान करा लेता हूँ आपके साथ। मे बी बैलेंस बनाने के एक टाइम। मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, जिसमें थोड़ा आपके लिए आसान करूंगा। ये 1 अप्रैल 2023 है। मैंने आज डिबेंचर्स इशू किए ऑफ ₹10 लाख। तो मैंने पैसे लिए 9.5 लाख, ठीक है ना, मतलब 5% डिस्काउंट करके। मेरा डिस्काउंट कितना हो गया टोटल बेटा? 50,000 डिस्काउंट हो गया। ये डिबेंचर्स मैंने इशू कर लिए 5 साल के लिए। हाँ। तो ये मैं राइट ऑफ कब करूंगा? 2 हम्म। 25 27 27 28 31/3/2028 को ये राइट ऑफ हो जाएंगे। सॉरी, 31/3/2028 को ये रिडीम हो जाएंगे, है ना। हम्म। तब मैं पूरे 10 लाख दूंगा। आज मुझे 95 लाख आए, 9,50,000, तो मेरे को 50,000 का डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। अब मेरे को ये 5 साल आ जाएंगे, 31/3/2024। ठीक है बेटा, 31/3/2025, 26, 27, ठीक है ना। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये जो 50,000 का खर्चा है ये मैं राइट ऑफ कब करूंगा? एक ऑप्शन बनता है कि सर आज ही राइट ऑफ करेंगे, आज ही दूसरी एंट्री हम करेंगे 1/4/2023 को। 1/4/23 को हमने एंट्री कर दी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिबेंचर, तो दूसरी एंट्री हम करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक ये तरीका है, पूरा 50,000 आज करेंगे, है ना। मतलब कि जिस दिन इशू कर रहे हो आप। हाँ, या तो जिस दिन इशू करेंगे तब, या बोलेंगे सर अभी तो ऐसे ही रखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में, जब क्लोजिंग होगी हमारी उसको तो हमें सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज ट्रांसफर एंट्रीज करनी है। हमने जब फाइनेंस में पढ़ा था 11th में, हमने बोला था कि भाई ये जो बाकी सारे एंट्रीज होती है जब क्लोजिंग होती है उस वक्त खत्म कर लो। तो एक तरीका है मेरा, मैं ये एंट्री करूंगा 31/3/2023 को मैं एंट्री करूंगा, है ना, सेम एंट्री करूंगा। या ऑप्शन है ना, या वो या ये ऐसा नहीं है, या वो या ये। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एसपीआर अकाउंट डेबिट, अगर वो है। वो नहीं है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, टोटल मिला के 50,000। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मैं अभी लिख रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। एक ये तरीका है, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका मैं बोलूंगा, यार हमने 11th में एक कंसेप्ट पढ़ा था, उसका नाम था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बोलता था कि आपको सिंपली अगर मैं बोलूंगा एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करना है, तो इस साल के रेवेन्यू कमाने में जितना खर्चा हुआ होगा तो वो खर्चे उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंगली मैच करने पड़ेंगे। उसी चक्कर में वो बोलते थे कि अगर हमने विराट कोहली को आज एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया बहुत हैवी और इसका फायदा मैं अगले साल लेने वाला हूं, तो मैं इस एक्सपेंडिचर को डेफर करता था। हालांकि इसको कैपिटलाइज नहीं करता था बट इसको डेफर करता था मैचिंग कंसेप्ट के साथ, क्योंकि ये खर्चा से जो मेरे प्रॉफिट्स है वो इस साल नहीं आएंगे अगले साल आएंगे, तो मैं रेवेन्यूज के साथ एक्सपेंस को मैच करता था। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं, जब मैंने बंधु से 10 लाख रुपए दे दिए तो उनके 10 लाख का फायदा मैं इस साल भी ले रहा हूँ, 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 इस साल भी, क्योंकि मैं उनको वापस दे रहा हूँ 31/3/2028 को। तो इनका पैसा मेरे पास 5 साल रहा, तो 5 साल मैंने इनसे फायदा लिया। सपोज मैंने इस 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी लिया, तो वो प्लांट एंड मशीनरी से मैं इसी साल थोड़ी फायदा ले रहा हूँ, उस प्लांट एंड मशीनरी से मैं एटलीस्ट जब तक ये मेरा पैसा है उनका पूरे 5 साल फायदा ले रहा हूँ। तो जब मैं उन 10 लाख का फायदा 5 साल ले रहा हूँ, समझाई बात? 5 लाख 5 साल कैसे, क्योंकि उनका 10 लाख रुपए मेरे पास 5 साल के लिए रहा। तो इस डिस्काउंट को कायदे से एक ही साल में राइट ऑफ नहीं होना चाहिए, हर साल में इसका प्रोपोर्शन जाना चाहिए। तो मैं बोलूंगा नहीं, इस साल 10,000 खर्चा जाएगा, इस साल 10,000 जाएगा, इस साल 10,000 जाएगा, इस साल 10,000 जाएगा, इस साल 10,000 जाएगा। 5 साल के लिए पूरा पैसा रहा मेरे पास,
तो हर साल मैं बोलूंगा यार 10 लाख में मैं फायदा कर रहा हूँ, जो मेरा फायदा हो रहा है 10 लाख से, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस जो है वो हर साल में मैं 10,000 का खर्चा डालूंगा, तो जो मुझे रेवेन्यू आ जाएगा इन 10 लाख से वो हर साल आ जाएगा। तो मैं इनके खर्चे भी जो 50,000 का वो भी हर साल डालूंगा, जिस तरह से इन पे इंटरेस्ट मुझे देना है, इंटरेस्ट में हर साल खर्चा डालूंगा। तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से मैं क्या करूंगा, इनके जो खर्चे हुए इशू के डिस्काउंट के तौर पे वो भी मैं हर साल राइट ऑफ करूंगा। तो एक तरीका है राइट ऑफ इन 5 ईयर, तो तीसरा तरीका बनेगा और राइट ऑफ इन 5 ईयर्स, ठीक है ना, इन द इन इक्वल प्रोपोर्शन इन दिस केस। तो हर साल आप 10-10 हजार की एंट्री करोगे, है ना, मतलब एसपीआर अकाउंट डेबिट, एसपीआर सुना पता क्या वो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या मतलब अगर वो आपके पास वो है ही नहीं 10,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो ये एंट्री हो जाएगी 5 साल। अब मुझे आपको बताना है इन तीनों में से सही एंट्री कौन सी। सर सर जिस साल लास्ट वाली। इनकम होगी ना हाँ उसी साल में। हाँ बच्चा, सर जो मैं आपने बोल रही मैचिंग हूँ पे किया था, एक एक करके बोलो, नातिका बताओ। सर जो आपने मैचिंग कंसेप्ट के बेस पे किया, मतलब लास्ट वाली। ठीक है, नातिका ने ये बोला, और साहिबा, साहिबा बेटा कौन सा मेथड यूज करेंगे। पहला। पहला, पहले साल ही खाली, जी सर। तो पहले साल में ये लास्ट पे आप बोल रहे हो ना क्लोजिंग के वक्त। नूरजा आप बताओ। सर जिस साल इन करोगे मतलब कि करंट ईयर में जब आप राइट ऑफ करोगे उसी टाइम करना है। करंट ईयर में राइट ऑफ करेंगे मतलब कि अगर आप इस साल दे रहे हो ना, इस साल में क्या दे रहा हूँ। मैं इश्यू कर रहे हो ना डिबेंचर्स, अब हाँ, अगर आपने वो डिस्काउंट पे दिया ना, मैंने डिवेंचर इस साल इशू कर लिया और मुझे डिस्काउंट का 50,000 का लॉस हो गया, हम्म तो ये 50,000 में किस साल राइट ऑफ करूंगा। आपका भी कहना है ताइबा की तरह कि सर इसी साल करेंगे राइट ऑफ। हाँ ठीक है, साहिबा बेटा आप बताओ। सर मुझे लग रहा है जब पैसे आएंगे ना हाँ, तो उसी टाइम। तो मतलब आप भी यही बोल रहे हो ना। एक 4 और 31 दिन में तो ज्यादा फर्क नहीं है, अल्टीमेटली द पॉइंट इज इस साल के सर पीएनएल पे जाता है ना। सर मुझे लगता है साल में किसी भी टाइम, लेकिन एक साल में साल किसी के भी टाइम करो, द पॉइंट इज कि इस साल के पीएनएल में हिट हो जाएगा, है ना। एग्जैक्टली। हमारा कंसर्न क्या है भाई, पीएनएल में इसी साल हिट हो जाएगा कि पीएनएल में बाकी सालों में हिट हो जाएगा, है ना। हम्म ठीक है, अब देखो मैं अगर बोलूंगा लॉजिकली, ये लॉजिक ज्यादा सही है जो नाटिका है, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। लॉजिकली अगर जाएगा तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये 5 सालों में राइट ऑफ होना चाहिए। क्योंकि आप ये चीज पहले विजुअलाइज करो, क्या आपको रियलाइज हो रहा है, पहले अच्छे से समझो इस चीज को। तो हालांकि तुम 3 बच्चों ने सही बोला, तोयबा, मुनाजा और साहिबा ने सही बोला कि ये पहले साल में राइट ऑफ होना चाहिए, बट मैं लॉजिक से अभी बात करूंगा, ठीक है ना। देखो मेरे को ये 10 लाख रुपया आ गए ना, समझ लो इस चीज को, हमें मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है उसको अच्छे से समझ लो। 10 लाख रुपया आपको आज आया, ये आपकी इनकम थोड़ी है। 10 लाख आपकी इनकम नहीं है, आपने पैसा उठाया, लोन उठाया, काइंड ऑफ ये लोन ही है, एज गुड एज लोन। इस 10 लाख से आप फायदा क्या हो रहा है, एक ही साल ले रहे हो कि 5 सालों में ले रहे हो फायदा, क्योंकि इस 10 लाख से आप कोई एसेट खरीदोगे या 10 लाख आप बिजनेस में यूज करोगे 5 साल के लिए, तो इससे जो फायदा है वो आपको 5 साल में, 5 साल तक आ रहा है। समझा रही बात। इस 10 लाख से जो जो भी आपका फायदा होगा वो आपको इक्वली 5 साल में आ जाएगा, क्योंकि 5 साल के लिए वो चीज यूज हो रही है। तो इसके लिए जो खर्चा होगा वो भी इक्वली जाना चाहिए, मतलब जिस प्रोपोर्शन में आपको फायदा हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में खर्चा जाना चाहिए, ये मैचिंग कंसेप्ट होता है। तो अगर हम मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो कर लेते तो फिर कायदे से यही होना चाहिए कि ये हर साल होना चाहिए राइट ऑफ। समझ आई बात। हर साल मतलब इक्वली राइट ऑफ होना चाहिए कि भाई मैं अगर 50,000 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, इस खर्चे से मैं फायदा कितने सालों के लिए लूंगा, 5 साल के लिए, क्योंकि 5 साल तक ये 10 लाख मेरे पास आएंगे। ऐसा नहीं कि पहले साल ही फायदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये 10 लाख मैं प्लांटर मशीन में लगा सकता हूँ ना, तो प्लांटर मशीन में तो मेरा उतने सालों, पूरे सालों की चलेगी ना, उस प्लांटर मशीन से मैं रेवेन्यू हर साल कमाऊंगा, एक ही साल थोड़ी कमाऊंगा। उस प्लांटर मशीन से मैं हर साल रेवेन्यू कमाऊंगा, तो एक ही साल में क्यों खर्चा बुक करूंगा मैं। ये तो मैंने 50,000 के एग्जाम्पल दिया, सपोज 10 करोड़ मेरा खर्चा हो जाता, तो आपका इस साल का प्रॉफिट हिल जाएगा।
तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये हर साल राइट ऑफ होना चाहिए इन द प्रोपोर्शन जितने में आपके ये फंड्स रहेंगे। अगर आप वो पार्टी रिडीम कर लेते हैं तो पहले साल 10 लाख के लिए, दूसरे साल 8 लाख के लिए, तीसरे साल 6 लाख के लिए, ऐसे होना चाहिए था। बट कैच क्या है, जहां पे भी, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल रहा हूँ, जहां पे भी ऐसा लगता है कि दो राय हो जाएंगी कि ये मेथड फॉलो करें कि वो मेथड फॉलो करें, उसके लिए कौन हेल्प करता है बताओ? अकाउंटिंग अकाउंटिंग में क्या हेल्प करता है वहां पर? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ना ना ना, ठीक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में? वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो बेसिकली प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स थे कि जहां जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था 11th में अकाउंटेंसी, जिन्हें मेरे पास पढ़ा था उनको पूरा याद होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया था। बाकी जहां पे भी आपने पढ़ा आपने समझा होगा कि अकाउंटिंग में क्या है ना कि देयर इज अ स्कोप कि कोई दूसरा मेथड फॉलो करे या बोलेगा ये भी सही है वो भी सही है। तो जहां पे अगर बंदे अपने अपने हिसाब से करेंगे वहां पे क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं आएगा जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। हम चाहते हैं अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी हो ताकि कंपैरेबिलिटी हो। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने एक चीज पढ़ा था, अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में एक चीज पढ़ता है, यूनिफॉर्मिटी हो ताकि आप कंपेयर करो। भाई मुझे अगर पैसा लगाना है, इस कंपनी में लगा लो उस कंपनी में लगा लो, मैं क्या देखूंगा कि भाई जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब एक कंपनी है 10 करोड़ का खर्चा था, उसने पहले ही साल राइट ऑफ किया है, तो इसका प्रॉफिट 10 करोड़ कम दिखेगा। और इसने क्या किया, हर साल दिखाया, तो इसका प्रॉफिट 8 करोड़ ज्यादा दिखेगा ना। बट बाकी सब इनका सेम है, तो मेरे को धोखा लग सकता है ना। तो आई वॉन्ट की कंपेरेबिलिटी हो, कंपेरेबिलिटी के लिए आई वॉन्ट की यूनिफॉर्मिटी हो। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसने फॉलो कर दिए वो इसने भी फॉलो किए, वो कैसे करेंगे? उसके लिए जरूरी है कि भाई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड हो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाले, और उस कंट्री की कंपनीज को बोला जाए कि भाई आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। तो वो सारी कंपनी जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ही तरीका बोलेगा करने के लिए। सारे जब एक ही तरीका फॉलो करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी तो कंपैरेबिलिटी आएगी। मेकिंग सेंस और नॉट? समझ आई बात? तो अब हम आ गए कि भाई नातिका का एक ओपिनियन है, लतीफ सर भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक तरफ है, ये तीनों बाकी मुनजा, तोयबा और साहिबा दूसरी तरफ है। हमें हो गया डिस्प्यूट, भाई कहाँ जाएंगे, चलो बाइबल निकालो, अकाउंटिंग की बाइबल क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये कहाँ पे फॉल करता है, तो ये फॉल करता है, इसको बोलते हैं हम बोरोइंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ये जो मैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, इसको हम बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? बोरोइंग, बोरोइंग। कि वो खर्चे जो आपको होंगे बोरोइंग पे। बेसिकली आप डिबेंचर्स में क्या करते हो, बोरो करते हो ना पैसा, तो ये सब फॉल करता है बोरोइंग कॉस्ट में। फिर बोरोइंग कॉस्ट के बारे में कि बोरोइंग कॉस्ट को क्या करना है, रेवेन्यू में लेना है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है कि कैपिटलाइज करना है। तो उसके लिए आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS16। क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू कर लिया है, A16 अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। वो बोलता है जब आप बोरोइंग कॉस्ट इनकर करते हो, वो बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन बोलता है, उसमें ये फॉल करता है। दूसरा होता है जैसे आप घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी, उसके लिए आप लोन लेते हो, अब लोन पे वो इंटरेस्ट देते हो, तो बेसिकली वो इंटरेस्ट अगर आप देख लो किसके लिए दे रहे हो, घर के लिए, तो वो इंटरेस्ट जो है हर साल लगेगा। तो क्या वो पीएनएल में जाएगा कि वो एसेट की कॉस्ट में जाएगा? फिर हम बोलते हैं जब तक एसेट रेडी नहीं होगा तब तक जितना भी हो जाएगा वो एसेट की कॉस्ट हो जाएगा, वो पीएनएल में नहीं होगा। ये चीजें कौन बोलता है? ये A16 होता है। सिमिलरली आप देखते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के बारे में, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट कहलाई जाती है। और ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगर आपका एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए होगा, अगर ये एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए होगा, किसके लिए? क्वालिफाइंग एसेट के लिए होगा, तो फिर ये उसके साथ कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है तो ये फिर जाएगा पीएनएल में। क्या जाएगा? पीएनएल में। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये पीएनएल है। वो इस तरह से बोलता है, वो ये नहीं बोलता है कि आप इसके जो डिबेंचर्स होंगे वो कितने साल के लिए, वो इस डायरेक्शन में, वो सीधे बोलता है कि ये जो खर्चा है ये मुझे बता दो ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए है या नॉन क्वालिफाइंग एसेट के लिए। अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो उसकी कॉस्ट बनेगा, और अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है तो ये पीएनएल में जाएगा। क्वालिफाइंग एसेट के लिए होगा फिर उसकी डेप्रिसिएशन जिस तरह से हो जाएगी वहां पे ऐड हो जाएगा, तो ये हिट ही नहीं होगा पीएनएल में। बट अगर ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो ये फिर क्या जाएगा, या आपका पीएनएल में जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन, सर क्वालिफाइंग एसेट क्या हो गया और नॉन क्वालिफाइंग एसेट क्या हो गया? क्वालिफाइंग एसेट क्या बोलता है? वो एसेट जिसको बनाने में आपको कम से कम 12 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा।
तो अगर मैं एज इंडियन ऑयल हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में हमने प्लांट एंड मशीन वो सब कुछ बनानी है, एक रिफाइनरी बनानी है, उसके लिए हमने डिबेंचर इशू कर दिए 5,000 करोड़ के, और हमें खर्चा आया 50 करोड़ का। ना तो क्वेश्चन इस 50,000 को हम राइट ऑफ करेंगे पीएनएल में, कि आप क्या करेंगे, कि हर डिफरेंट साल में राइट ऑफ करेंगे। तो A16 बोलेगा ये आपकी बोरोइंग कॉस्ट है। बोरोइंग कॉस्ट किसके लिए? एक रिफाइनरी लगानी है, वो प्लांट एंड मशीनरी है, वो 1 साल में बनेगी, रेडीली अवेलेबल है? नहीं सर, वो बनानी पड़ेगी। कितना टाइम लगेगा? 1 साल ज्यादा लगेगा। बोला एक काम करो, ये सारा खर्चा जो है ये आप उसकी कॉस्ट में ऐड करो। बेसिकली ये सारा पैसा किसके लिए लगा? उस एसेट को बनाने के लिए लगा ना, तो उसके लिए जो डिस्काउंट भी देना पड़ा वो भी उस एसेट में पड़ेगा। बट ये कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है, अभी आपको ये क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग वाला आगे इतना समझ नहीं आएगा, इंशाल्लाह सी इंटरमीडिएट में आपको समझ आएगा। अभी आप सिंपल याद रखो कि बोरोइंग कॉस्ट A16 बोलता है कि इसको आप पीएनएल में राइट अप करो। हालांकि उसमें क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग क्या है आपकी बुक में वो चीज नहीं लिखी है, वो अभी आप जेके बोर्ड की जो टीचर होगी उनको भी वो चीज पता नहीं होगी, ना जेके बोर्ड में जो अफसर बैठे उनको भी ये क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग नहीं पता होगा, ना वहां पे जो कल को एग्जाम निकालेगा उनको भी ये पता नहीं होगा। तो अदरवाइज द सही तरीका इज क्वालिफाइंग एसेट में ये कैपिटलाइज हो जाएगा, नॉन क्वालिफाइंग एसेट में ये पीएनएल में जाएगा। बट वो भी उन टीचर्स को और उन वहां पे ये क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग पता नहीं होगा, उनको वही पता होगा जो बुक में लिखा है इन्होंने। तो बुक में इन्होंने लिखा है इसको हम पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे पहले ही साल। तो आपको इतना याद रखना है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पहले ही साल राइट ऑफ हो जाएगा। समझ आई बात? समझ आई बात? नबी सर जब इतना ही बोलना था सिंपल कि डिस्काउंट राइट ऑफ होना है, तो ये सारी बकवास क्यों थी? और ये बकवास आपको इंशाल्लाह 1-2 साल बाद याद आएगी, ठीक है? सर नॉन क्वालिफाइंग एसिड्स तो वो हो गए जिनको ये 1 ईयर से कम टाइम लगता है बनने में। हाँ, बनाने में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब हालांकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा हायर है, बट सिंपल मुझे थोड़ा लगता है मैंने आप लोगों को उतना ट्रेन थोड़ा कर दिया कि आप समझ पाओगे। अगर हमने डिबेट या कोई भी, मैं सिंपल बता, अगर हमने गाड़ी लाई तो इट इज एसेट। एसेट तो सबको पता है एसेट क्या होता है। अब अगर हमने गाड़ी लाई तो गाड़ी को बनाने में थोड़ी टाइम लगता है, आप जाओ पैसे दे दो शोरूम में गाड़ी ले लो, तो दिस इज नॉन क्वालिफाइड एसेट, ठीक है? आपने कोई मशीनरी खरीदी तो इट ये क्वालिफाइंग एसेट थोड़ी है, पैसे दे दे मशीनरी आ जाएगी। बिल्डिंग बनानी है, अगर बिल्डिंग को 1 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो क्वालिफाइंग एसेट है, अगर 1 साल के अंदर अंदर बनेगी वो तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। समझ आई बात? सर डिबेंचर्स फिर करते हैं ना नॉन क्वालिफाइंग में। बेटा और? डिबेंचर को नहीं देखना है, तो बोरोइंग कॉस्ट जो इनकर होगी। डिबेंचर इज नॉट एन एसेट ना बेटा, हाँ। डिबेंचर तो आपका लाइबिलिटी है, वहां से पैसा आया, ये पैसे पे जो खर्चा हो गया, ये बोरोइंग कॉस्ट पे फोकस करो। जो आपने डिबेंचर्स बोरो कर लिए उसके लिए आपको कॉस्ट आ गई, ये बोरोइंग कॉस्ट किसके लिए आ गई, मतलब जो वो पैसा यूज किया वो कहां पे यूज कर रहे हो? पहले ये देखना ना भाई, जो लोन ले बोरोइंग कॉस्ट किसकी इनकर होगी? पैसे बोरोइंग कॉस्ट आपने ले ली, क्यों ले ली? कुछ करना था ना, ये पैसा ले लिया डिबेंचर, क्या करना था? सर रिफाइनरी लगाने की। रिफाइनरी देखो वो एसेट जो आपका बनेगा इस पैसे के अगेंस्ट में। बेटा ये देखो मुनज़्ज़ा, ये देखो बेटा, दिस इज सोर्स ऑफ फंड, दिस इज सोर्स ऑफ फंड, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, दिस इज लायबिलिटी और कैपिटल ना, एंड दिस इज एसेट। बेटा यहां से पैसा लोगे, डिबेंचर से रेज करोगे पैसा, वो पैसे को लगाओगे एसेट में, रिफाइनरी बनाने में। ये देखना है कि ये जो पैसा ले लिया ये किसके लिए ले लिया? रिफाइनरी के लिए। तो रिफाइनरी देखना पड़ेगा क्वालिफाइंग एसेट के नॉन क्वालिफाइंग एसेट। अगर रिफाइनरी क्वालिफाइंग एसेट है तो ये पैसा उठाने में आपको जितना भी खर्चा हो गया, चाहे वो एक्सपेंस हो गया, लोन के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़े वो एक्सपेंस हो गया, या डिस्काउंट हो गया, या इंटरेस्ट हो गया, ये सारा चीज क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ। ये देखना है, ये जो एसेट बना रहे हो वो देखना है क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग। बट अभी आपकी बुक में जो डाला है या जो आपके बोर्ड वाले होंगे उनको इस चीज का कंसेप्ट नहीं होगा, तो आप सिंपल याद रखो कि भाई ये सारा जो है ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोलो, या एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोलो, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स बोलो, ये सारा जो है इट इज गवर्न्ड बाय A16 बोरोइंग कॉस्ट व्हिच स्टेट्स दैट दिस हैज टू बी रिटन ऑफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर। तो पहले साल इसको राइट ऑफ करना है। अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उससे राइट ऑफ करो, नहीं तो पीएनएल से राइट ऑफ करो। ठीक है, जी सर, समझ आ गया? और इसको याद करना कि एक लेक्चर था इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंशाल्लाह 2-3 साल बाद याद करोगे कि यार
वो कंसेप्ट आज हमने पढ़ा। ये लतीफ सर ने हमें पहले बोला था, जरा ताकि मुनाजर बात करो में सलाम थे। तो बात करो 12th बाद वो नंबर डिलीट है, तभी आप ये पढ़ा था नहीं है आप नहीं फाउंडेशन। पढ़ाओगे? मैंने तो पढ़ा है ऑलरेडी फाउंडेशन का, वो चैनल पे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला इसको तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैंने फाउंडेशन का ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। मैंने चैनल स्टार्ट किया था सीए इंटरमीडिएट का पढ़ाने में, बट तुम कोई बच्चा ही नहीं मिला। फिर जाके 12th का पढ़ा दिया, फिर जाके जेकेएसएसबी का पढ़ा दिया, फिर जाके सीए फाउंडेशन का पढ़ा दिया, फिर जाके 11th का पढ़ाया और फिर जाके अब 12th का पढ़ाया। चलो, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट बहुत सिंपल है। अब जरा बच्चों एक काम करो, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। किसी का कोई डाउट है? नो सर सर। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम में ये अमाउंट होना जरूरी है अगर हम उसके थ्रू राइट ऑफ करेंगे? हाँ बेटा, राइट ऑफ मतलब मैं यही बोल रहा हूँ ना, अगर उसमें पैसा बचा है तो राइट ऑफ करोगे वो हमें। मतलब बेसिकली आपका डिस्काउंट पे खर्चा हो गया 50,000, इसको आपने राइट ऑफ करना है ना। तो मैं बोल रहा हूँ अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ पैसा बचा हुआ है तो वहां से राइट ऑफ करो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ होना जरूरी है ना, तभी तो सिक्योरिटी प्रीमियम से डेबिट करोगे। नेगेटिव सिक्योरिटी प्रीमियम में हो ही नहीं सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा आएगा अगर आपने पास्ट में शेयर्स या डिबेंचर को प्रीमियम में इशू किया हुआ। तो अगर आपके एसपीआर में कुछ पैसा बचा हुआ होगा तो वहां से यूज करना है, नहीं तो पीएनएल को हिट करना है, ठीक है ना। सिर्फ ओके एसपीआर में नेगेटिव एंट्री नहीं डालनी है। ओके सर। समझे बात? हम्म एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। X Limited issued 1,09% debentures of ₹100 each at a discount of 6%, मतलब 100 का 94 में ले रहे हो, to Goshala Dham Trust taking care of cows. The full amount was payable application. आपको सारा पैसा एप्लीकेशन में आया, तो एप्लीकेशन में कितना पैसा आया होगा? 1 लाख नंबर है इंटू 94, तो आपको 94 लाख रुपीज आया होगा। तो आपने एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी आपको कुछ पता नहीं है क्या होना है, आपने सीधे एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक सर। 94 लाख रुपीज थोड़ा पैसा एक साथ मंगा लिया। अब इसको जब आप इश्यू करोगे तो आप एंट्री करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94 लाख रुपीज। तो 6 लाख का आपका लॉस हो गया, उसको करोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख to 9% डिबेंचर 9% डिबेंचर वेरी गुड, अकाउंट। 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है ना। ये मेरी लायबिलिटी होगी, डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखना है बच्चा, ठीक है ना। ठीक है बच्चा। हाँ और फिर हमें ये जो डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ करना है पहले ही साल। अब क्योंकि मुझे ये नहीं दिया है कि आपके पास सिक्योरिटी रिजर्व है कि नहीं है, तो मैं जो करूंगा हमारे पास सिक्योरिटी रिजर्व नहीं है, जितना भी पैसा होगा वो मेरे पीएनएल से करना होगा। और कंपनीज में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बोलते हैं, कंपनीज में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या बोलते हैं? इंशाल्लाह वो चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आपने मेरा जवाब ही नहीं दिया। पातिथि सीए इशू करा, पातिथि में करा मैसेज, तो मैं पातिथि क्वेश्चन को मुझे सर हम आपसे ही पढ़ेंगे ना, तो रोज बात हो वजन फैक्ट में पढ़ रहे हैं, मतलब आप सीए फाइनल तक पहुंच जाओगे, कल पार कैसे वो नहीं। मुश्किल आपको तो पढ़ा है। नहीं, इंटर तक तो मैं पढ़ा पाऊंगा अगर बचे रहे तो। इंटर के बाद फाइनल तो मुझे भी नहीं आएगा पढ़ाना अभी, क्योंकि मैंने वो पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। अभी चेंज हुआ है ना एक्चुअली। फाइनल में अभी क्या हुआ, जब मेरे वक्त था तो एएस होते थे, फिर उसके बाद इंडेस आ गए। इंडेस मैंने खुद भी नहीं पढ़ेगा अभी, बट इंशाल्लाह पढ़ूंगा मैं। अब इसके बाद इनने बोला बैलेंस शीट बनानी, तो बैलेंस शीट आपको बनानी आ जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव फिगर दिखेगी किसकी? प्रॉफिट लॉस की, है ना। हाँ प्रॉफिट लॉस का नेगेटिव फिगर दिखेगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस का दिखेगा। आंसर देखो बुक में। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग आपका आएगा 1 करोड़ का। एसेट साइड में आपका क्या आएगा? सिर्फ कैश आएगा 94 लाख रुपीज। तो लाइबिलिटी साइड का जब आप टोटल करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव फिगर है और लाइबिलिटीज में 1 करोड़ है, तो टोटल मिला के 94 लाख का लाइबिलिटीज का टोटल आएगा और एसेट्स का साइड भी 94 आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा क्वेश्चंस को देख लेना नोट्स से, अकाउंट बुक से, ताकि आपको ज्यादा वो प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है वो करेंगे, हालांकि कुछ मुश्किल है नहीं। अब डिस्काउंट ये इसका ना क्या बोलते हैं। अच्छा जस्ट मुझे ना टाइमिंग बता देना, क्योंकि मेरे लैपटॉप अपडेट हो गया ना, आज से रात से वो 9:15 बजे से। शिफा टाइम मुझे बता 2 मिनट देंगे बचे। क्या टाइम? 2 मिनट।
दोनों है, फाइन। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो जल्दी जल्दी। राजन लिमिटेड इशूड 5014% डिबेंचर्स ऑफ ₹1500 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट पर समतर से इशू करो। 60 on application, 20 on allotment और discount पे allotment और 15 on first and final call. The issue was fully subscribed and all money was received. The debentures are redeemable after 5 years. 5 साल बाद रिडीम होना है, तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। Give journal entries as on और बैलेंस शीट भी आपको बनानी है 31 मार्च 2019 तक की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एंट्री हो जाएगी? एप्लीकेशन वाली एंट्री हो जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट तो कितना डिबेंचर आएगा? एप्लीकेशन 5000 into 60, 3 लाख। हाँ हाँ नाटिका 5000 डिबेंचर से हर शेयर पे आपको एप्लीकेशन पे 60 आएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख। फिर इनको क्या करेंगे? डिबेंचर इशू करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो 14% डिबेंचर अकाउंट कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 14 14% डिबेंचर डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर अकाउंट 3 लाख, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट करेंगे बच्चा। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट में कितना मंगाना है? 20 20 रुपीज। तो 20 into 500 कितना होता? 1 लाख। और 5 रुपए का नुकसान बुक करना है। 5 5 25, वो भी अलॉटमेंट में करना है। तो 12% डिबेंचर हो गए 1 लाख डिस्काउंट 25। ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये शायद आप भूल जाते हैं, तो ये याद रखो, ठीक है ना। डिस्काउंट की एंट्री भी अलॉटमेंट में करनी है 5 रुपए की, जैसे वहां पे प्रीमियम की करते थे। तो 14% डिबेंचर को हम कितना क्रेडिट देंगे? इनको 25 रुपए देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 30 दिया, यहाँ पे 25 दे दिया, तो हो गया 1,25,000, जी। ठीक है। बट पैसा कितना आएगा आपको? पैसा 1 लाख की आएगा, ठीक है ना। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000, ठीक सर। यस उसके सर। बाद क्या हो गया फिर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सॉरी 1,25,000 लिखा मैंने, नहीं। सर बैंक में पैसा, बैंक में पैसा तो 1 लाख की आएगा ना, 1 लाख किया मैंने, ठीक है। जी 20 रुपया मंगा रहे हो ना, तो 5,000 रुपये तो 1 लाख ही आ जाएगा। तो ये चीज लगवा चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1 लाख। उसके बाद आपने मंगाने हैं कितना रुपीज? 15 रुपीज और 15 into 5,000 कितना होता है? 75,000। 75,000। तो 75,000 मंगा लो, क्या हो जाएगा एंट्री? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो 12% डिबेंचर अकाउंट 12 से 14 पे, सॉरी 14%। 14%। देखिए तो मतलब परसेंट काटता ही नहीं, ठीक है सर अकाउंट है ना। फिर क्या हो जाएगा? जब के बैंक कितना मैंने जिसे 14% ना 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 सो गलत 5% मिलता है इंटरेस्ट। विंडो मैंने क्या करना अगर मैं करूं उतारो 4 के बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट फर्स्ट एंड एंड फाइनल फाइनल कॉल कितना? 75,000। अब बची हमें डिस्काउंट की एंट्री, उसको भूलना नहीं, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है पहले साल। एज्यूम अगेन हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो हम राइट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे पीएनएल से, तो एंट्री हो जाएगी। साहिबा बेटा क्या एंट्री हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर ऑफ डिबेंचर कितना होगा? 25,000। अब आपको 25,000। बोला था जर्नल एंट्रीज करो, जर्नल एंट्रीज तो कर दी। दूसरा क्वेश्चन में बोला था लेजर अकाउंट बना लो। अब लेजर अकाउंट्स क्या है आपके? डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और बैंक अकाउंट, ये 3 लेजर, तीनों का लेजर जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा मैं। टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा। बाकी आप इस क्वेश्चन को बुक से जरूर देख लेना, ताकि आपको प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। 14% डिबेंचर्स अकाउंट बनाए, सबके लेजर अकाउंट बोले, तो ऑब्वियसली जब हम जर्नल एंट्री करते हैं बैक एंड में लेजर अकाउंट बनते हैं। 14% डिबेंचर अकाउंट, 14% डिबेंचर में क्या हो जाएगा? सबसे पहले पहले एंट्री हो जाएगी बाय डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना। मुझे जर्नल एंट्री से दिखाना है कि आ जाएगा समझ? ये देखो, हाँ सर। ये जो एंट्री करती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, तो 14% डिबेंचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय डिबेंचर एप्लीकेशन कितना? 3 लाख। हाँ
उसके बाद क्या एंट्री करती है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट तो 1 लाख 14% डिबेंचर, तो बाय डिबेंचर अलॉटमेंट से आपने इसको 1 लाख मंगा लिया, और बाय डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑन ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर उससे 25,000 मंगा लिया, बाय डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फाइनल कॉल 95,000 मंगा लिया। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 7 अक्टूबर तक 5 लाख के आपके डिबेंचर है, 50,000 इंटू 100 करके, ठीक है, ये आया टू बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद क्या था, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे बना, सबसे पहले आपको आया टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन कितना आया आपका 3 लाख, फिर आया टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1 लाख 1 लाख, तो फिर डिबेंचर आया टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 75,000, 75,000 यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आया 4,75,000 4,75,000। और क्या बनेगा, और एक अकाउंट बनेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट डिबेंचर, है ना, जी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। उसमें क्या था बच्चों, एक तरफ से पहले जब एंट्री होगी तब एंट्री की डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 14% डिबेंचर, हाँ ये एंट्री 25 कर दी थी आपने 25,000। ये देखो, और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये देखो, ये एंट्री को रीड करो, ये वाली एंट्री, हाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 40%, ये बेसिकली दो एंट्री थी जो हमने कंपाउंड कर दी। एक एंट्री थी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 14% डिबेंचर 1 लाख, दूसरी एंट्री थी डिस्काउंट वाली एंट्री, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू 14% डिबेंचर्स 25,000, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा था, 40% डिबेंचर क्रेडिट हो रहा था, तो हमने 40% डिबेंचर को 1,25,000 से क्रेडिट किया, अदरवाइज ये दो एंट्री थे। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या हो जाएगा डेबिट, तो 14% डिबेंचर्स हो जाएगा 25,000, और इसको फिर मैंने राइट ऑफ कर लिया, तब मैंने लास्ट वाली एंट्री कर दी पीएनएल अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट ऑन इशू, तो डिस्काउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट, और ये खर्चा हो जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 25,000। ठीक है बच्चे, अब आपको हाँ जब बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट में आपको नॉन करंट लायबिलिटीज में 14% डिबेंचर्स 5 लाख के आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव फिगर आएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 25,000, टोटल हो गया 4,75,000। एसेट साइड में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट में दिखेगा 4,75,000। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ठीक सर, ठीक है। हाँ सर अब ये हो गया डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक दूसरा खर्चा होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, चाहे वो एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो या एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर हो। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, जस्ट 9 PM हो जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके 9 एक्सपेंस, हाँ 9 सॉरी 8, एक्सपेंसेस ऑन इशू इशू ऑफ शेयर हो या एक्सपेंस या ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो। डिबेंचर देखो शेयर्स में भी जब आप इशू करते हो शेयर्स, तो आपको पता है आपको प्रॉस्पेक्ट्स इशू करना पड़ता है ना, हाँ और आपको फिर वो अंडर राइटर्स एडवर्टीजमेंट ये सारा करना पड़ता है, तो वहां पे भी आपको खर्चा हो जाता है। डिस्काउंट एक बात है, डिस्काउंट का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर को जब आप पैसा दे रहे हो 100 रुपीज का शेयर दे रहे हो, आप उसे कुछ कम ले रहे हो, वो डिस्काउंट होता है। डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए का डिबेंचर दे रहे हो बट पैसा कम ले रहे हो, दैट इज डिस्काउंट। एक्सपेंसेस डिफरेंट है, एक्सपेंसेस भाई ये पूरे इशू के प्रोसेस में आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं ना, प्रॉस्पेक्ट्स निकालना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ता है, कुछ बंदों को हायर करना पड़ता है, ये सारे खर्चे जो इसके लिए होते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, चाहे वो डिस्काउंट चाहे वो डिबेंचर्स का शेयर हो, इसके लिए भी कंपनी सॉरी इसके लिए भी A16 बोलता है दिस इज नथिंग बट बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट हो ये पहले ही साल राइट ऑफ होना चाहिए, और कहां से हो जाएगा, तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के एक यूज है कि आप डिस्काउंट सॉरी आप एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स या एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए एसपीआर को यूज कर सकते हो। तो अगर आपको एसपीआर है तो एसपीआर से यूज करोगे, अगर एसपीआर नहीं है तो ये पहले साल पीएनएल से राइट ऑफ हो जाएगा। समझ आई बात। जी सर तो जब आप ये खर्चा करोगे तब आप एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर ओब्लिक डिबेंचर अकाउंट डेबिट जितना भी होगा वो, तो बैंक जब खर्चा हो जाएगा तभी एंट्री करोगे ना। आपने अंडर राइटर को 5 लाख रुपए दे दी, 5 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस खर्चा को राइट ऑफ करना है, अगर एसपीआर होगा तो एसपीआर से, नहीं तो पीएनएल से। एसपीआर अकाउंट डेबिट या पीएनएल अकाउंट डेबिट तो एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर। ठीक है बच्चों। जी सर अच्छा, इसमें फिर आपकी बुक में एक लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर पास्ट प्रैक्टिस। ये थी पास्ट प्रैक्टिस, इसको आप करो क्रॉस, ये आपको करना ही नहीं है, ठीक है। सर कहाँ पे है
आपकी बुक में जो था ना एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, उसके बाद इसने रखा था, मतलब मेरी बुक में रखा है ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एज पर पास्ट प्रैक्टिस करके इसने लिखा है। मेरी बुक में पेज नंबर 8.19। अच्छा, आपकी बुक में एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिया है, हाँ सर। उसके बाद क्या दिया है? सर नहीं, बुक पे नहीं है ये। और सरप्लस हम्म? और सब्सक्रिप्शन सर, और सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर से प्रीमियम नहीं है उसके बाद? ना। अच्छा ठीक है, तो आपकी बुक में है ही नहीं, तो इस वक्त अकल आई है जिनका तो मेन दूसरे बने में उसने अकल की। ये जब कंसेप्ट ही नहीं है तो ये क्यों बता रहे हैं कि पहले क्या करते थे? मतलब A16 में ये क्लैरिटी लाई, उससे पहले ये ऐसे ही करते थे, इसको राइट ऑफ करते, बट वो गलत प्रैक्टिस थी A16 के हिसाब से, ठीक है ना? चलो मेरी बुक में था, बट मैंने प्लान किया था मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये गलत पढ़ाना था, तभी मैं पढ़ाता ही नहीं आपको। मुझे पता था अगर बोर्ड वाले फिर एग्जाम में पूछेंगे कर तो मुझसे पाने लड़े, बट बोलते हैं कि नई बुक में इन्होंने हटा दिया तो बोर्ड वाले भी नहीं पूछेंगे। तो शुड वी कॉल इट अ डे? टाइम क्या हुआ? 56। 56 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर भी आपने पढ़ाना है, हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, और कल हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना? सर उसमें क्या पढ़ाना है, वो तो पढ़ा है ना। क्या? वो शेयर कैपिटल में भी वही सेम है। तो क्वेश्चन करो फिर, कल खुद सारे क्वेश्चन करके आ जाओ, मुझे हाँ, बता वही। दो, हमने खत्म कर लिया। जी। तो आप कोशिश कर लो प्रीमियम वाला भी करोगे खुद, और हम्म। ओवर सब्सक्रिप्शन भी खुद ही करोगे, तो फिर मैं हाँ कुछ हाँ आंसर बोलूंगा क्या बोलता है मैं, फिर मैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बताऊंगा, और फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी बता दूंगा। सर, इसमें हमें पढ़ना था खाली कोलेटरल, हाँ? और ये डिस्काउंट पढ़ना था हमें नया। नहीं वो तो था, नहीं डिस्काउंट वाला भी था ना, तो मैं ऐसे वही मैं आगे बोल रही नहीं हूँ जा ना, सकता ना। और डिस्काउंट और इसके बाद एक और कोलेटरल। कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या बोलते हैं, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिबेंचर्स एक्चुअली जब हम इशू करते हैं ना, तब एक हम एंट्री कर लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। वो मैंने अभी नहीं बता दिया, वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो भी बताना है। बट आई विल सजेस्ट, जैसे मुरादा ये बोल रही थी, क्योंकि आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उन कंसेप्ट को कर लेना। तो मैं कल आपको नए कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, और साइमल्टेनियसली आप वो वाले क्वेश्चन कर लेना। ऐसे भी संडे छुट्टी होती है, और हो सकता है कोई और दिन भी छुट्टी हो जाए, तो आप उसको कंपनसेट करने के लिए तब आप बाकी चीजें भी कर लेना, ठीक है? तो होमवर्क जो आपकी मर्जी होगी जितना होगा वो आगे कर लेना, ठीक है? ओके। कल मैं आपको एक दो कंसेप्ट और बताऊंगा, फिर परसों भी एक दो कंसेप्ट क्या है, और मुझे लगता है उतना ही है, आप इसमें डिपेंडर ज्यादा नहीं है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। इस हफ्ते भी हम डिपेंडर कोशिश करेंगे खत्म करने का, ठीक है? ओके सर। चलो मैं सेशन को क्लोज कर लेता हूँ, तो आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, और ग्रुप में डाल देना मैसेज भी, क्लास ओवर।